अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। कल मैंने सेकेंड ईयर बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम डिस्कस की थी और मैंने आपको बताया था कि कल हम इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पेयर जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर 15 एंड चैप्टर 21। तो चैप्टर 15 स्टार्ट करते हैं होमोस्टेसिस। हमारे चैप्टर 15 का नाम है होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस इज एक्चुअली अ ग्रीक वर्ड। होमोस्टेसिस क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। होमो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन्स स्टैंड स्टिल। यानी कि एक होमोस्टेसिस क्या होता है? इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस, प्रोसेस ऑफ बैलेंस, प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस। तो इसमें होमोस्टेसिस के अगर मैं प्रॉपर डिफाइन देखूँ तो उसमें क्या आ जाता है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की या किसी भी सेल की, ऑर्गेनिज्म की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना इज होमोस्टेसिस। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं तो किडनी हमारे बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन करती है। पेनक्रियाज जो है वो क्या करते हैं? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ये क्या है? बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि बॉडी में होमोस्टेसिस की कंडीशन को मेंटेन रखते हैं। जैसे मैं अगर आपको कॉमन एग्जांपल दूं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37 होता है। इंटरनल कोर टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्मल इंटरनल कोर टेम्परेचर 37 है और अगर किसी भी वजह से बॉडी टेम्परेचर राइज हो गया है, बॉडी टेम्परेचर 37 से ऊपर चला गया है, तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे। स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होकर क्या करेंगे? सेक्रीट करेंगे फ्लूइड को। हमारी स्किन पर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव होकर क्या करेंगे? फ्लूइड सेक्रीट करेंगे। जब वो फ्लूइड, जिसको हम स्वेटिंग कहते हैं, स्वेटिंग हो रही है, वो फ्लूइड जब एवेपोरेट होगा तो हीट लॉस्ट होगी। तो 37 डिग्री से जो टेम्परेचर राइज कर गया था हीट लॉस से, वो वापस 37 पे आ जाएगा। तो यूं ये एक थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस चला, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया गया, वापस उसकी कंडीशन मेंटेन कर ली गई। और अगर किसी भी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 से डाउन हो गया, 37 से नीचे चला गया, फॉल कर गया है, तो क्या होगा? ब्लड वेजल्स हमारी कंस्ट्रिक्ट करेंगी, ब्लड वेजल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी, तो शिवरिंग स्टार्ट हो गई। यानी कि हमें पता है कि अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होता है? हमें शिवरिंग होती है। शिवरिंग इज इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इनवॉलेंट्री तौर पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसके रिजल्ट में क्या होगा? हीट जनरेट होगी, यानी बॉडी टेम्परेचर जो नीचे चला गया है हीट की जनरेशन से वापस 37 पे आ जाएगा। यूं बॉडी टेम्परेचर ऊपर चला गया है या नीचे चला गया है, होमोस्टेसिस का प्रोसेस मेंटेन हो जाएगा, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को वापस रेगुलेट कर लिया जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये होमोस्टेसिस हो रही है। जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर कहूँ कि इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कर लिया जाता है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो वाटर है, सोल्यूट है, मेटाबॉलिक हमारे प्रोडक्ट्स हैं कुछ, मेटाबॉलिक वेस्ट जिसको हम कहते हैं, और हमारा टेम्परेचर। तो कौन से मैकेनिज्म हैं जो ये हमारे प्रोसेस को मेंटेन रखते हैं? दैट इज फर्स्ट इज ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन एक ओस्मोटिक बैलेंस का प्रोसेस है। ओस्मोटिक बैलेंस यानी कि इसमें क्या होगा? बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर विद इन द बॉडी। बॉडी में सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को हम क्या कहते हैं? ओस्मो रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर आ जाता है एक्सक्रीशन का प्रोसेस। एक्सक्रीशन एक एलिमिनेशन प्रोसेस है, यानी कि इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? एलिमिनेट होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जब हमारी बॉडी में होता है तो उसके रिजल्ट में जितना भी वेस्ट मटेरियल है दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे स्वेट होता है, यूरिन होता है, दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट, तो इसको एक्सक्रीट आउट करना। फिर है थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस। थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना। थर्मो मीन्स आपको पता है हीट, टेम्परेचर होता है, तो उसको रेगुलेट करना। जैसे स्वेटिंग का प्रोसेस मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर टेम्परेचर ऊपर या नीचे चला गया है तो कैसे वो वापस मेंटेन हो जाता है। तो ये कुछ मैकेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं? इसको होमोस्टेसिस के प्रोसेस को मेंटेन रखते हैं। अगर मैं साइकिल देखूं तो ये कैसे मेंटेन रखते हैं, चलता कैसे है? जैसे कोई भी एक सेल है, उसका एक अपना इंटरनल इन्वायरमेंट है। अब वो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, किसी भी वजह से इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, तो क्या होता है कि स्टिमुलस सेंड करता है सिग्नल रिसेप्टर्स को। हमारी बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स हैं, स्टिमुलस उसको क्या करता है? सिग्नल सेंड करता है। सिग्नल सेंड करने से क्या होगा कि रिसेप्टर उस चेंज को डिटेक्ट कर लेगा, यानी रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेगा, पता लगा लेगा कि अच्छा ये चेंज आया है सेल में। तो अब वो रिसेप्टर ने डिटेक्ट करके इंफॉर्मेशन सेंड कर देनी है कंट्रोल सेल को। कंट्रोल सेल ने उस चेंज को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट इंफॉर्मेशन सेंड करनी है इफेक्टर्स को। इफेक्टर उस चेंज को क्या करेंगे? उस चेंज को करेक्ट कर देंगे, यानी कंट्रोल सेल उसको वो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा इफेक्टर को कि उस चेंज को करेक्ट कर लिया जाए। तो इस तरह वापस सेल की जो इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट उसका था एक, वो वापस मेंटेन हो जाएगा। तो यूँ होमोस्टेसिस का प्रोसेस
चलता है। सो ओस्मो रेगुलेशन प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है, ह्यूमंस में होती है। तो हमने इसकी डिटेल पढ़नी है कि ओस्मो रेगुलेशन क्या है, प्लांट्स में कैसे होती है, ह्यूमन और एनिमल्स में कैसे होती है। ओस्मो रेगुलेशन जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि सल्यूट्स वाटर बैलेंस है बिटवीन द सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट और उसके सेल के दरमियान वाटर बैलेंस को, सल्यूट के बैलेंस को ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है? आपको पता है सेल को स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल को एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए और सेल कॉन्स्टेंटली अपना जो एक्स्ट्रा सेलुलर उसका इन्वायरमेंट है उसमें चेंजिंग फेस कर रहा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता क्या है कि सेल के बाहर का जितना भी इन्वायरमेंट है वो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है और सेल उसमें कांस्टेंट चेंजिंग फेस कर रहा होता है। अब सेल को इंटरनली एक मेंटेन इन्वायरमेंट चाहिए। तो सेल क्या करता है अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, ताकि उसका फ्लूइड, उसका कंपोजिशन, उसका वॉल्यूम मेंटेन रहे, उसके लिए ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जिसमें सेल के बाहर का जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, सेल के बाहर का जितना भी फ्लूइड है वो क्या है, वो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, यानी उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। तो इस सूरत में वाटर कंटेंट बाहर से सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ब्रस्टिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इट्स अ हार्मफुल कंडीशन। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में डाइल्यूट सोल्यूशन सेल के अंदर मूव कर जाता है, जिसमें सेल ब्रस्ट हो सकता है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, इसमें जो सेल के बाहर का सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। सेल के अंदर डाइल्यूट सोल्यूशन है, सेल के बाहर क्या है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो वाटर सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो सारा सेल के अंदर जो वाटर है, जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो बाहर मूव कर जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सेल बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, जिसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन इसको हम लोग कहते हैं। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशंस जो हैं, ये दोनों इन्वायरमेंट हार्मफुल है। सेल को चाहिए हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जिसमें सेम कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है, जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है, वो सेम हो। तो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की ये 3 टाइप्स थी। अब हमने पढ़ना है ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स में कैसे होती है। तो वाटर अवेलेबिलिटी के लिहाज से, वाटर अवेलेबिलिटी की बेस पे प्लांट्स को 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट क्लास इज हाइड्रोफाइट्स, सेकंड इज मीजोफाइट्स एंड थर्ड इज जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो हाई अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में ग्रो करते हैं, यानी कि जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, फाइट्स मीन प्लांट होता है। तो हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन हाई अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ऐसे प्लांट्स ने ऐसे अपने अंदर क्या अडेप्टेशंस की हुई हैं, ऐसे उनके क्या बॉडी ऑर्गन्स हैं कि वो ऑस्मो रेगुलेट कर जाते हैं, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं, मेंटेन रखते हैं अपना इंटरनल इन्वायरमेंट। तो ऐसे प्लांट्स में हम लोग देखते हैं क्या अडेप्टेशंस हैं। तो फर्स्ट अडेप्टेशन जैसे हम देखें तो इनके लीव्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है इनके लीव्स का। पिक्चर में भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं। फिर क्या है, एक्सटेंसिव स्टोमेटा, लीव का एरिया भी लार्ज है और उसमें स्टोमेटा भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर उनका फेस होता है टुवर्ड एटमोसफेयर, यानी आपको पता है स्टोमेटा क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर करता है, यानी स्टोमेटा जो है वो एटमोसफेयर की तरफ जब उसका फेस होता है वो क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करता है। तो ऐसे प्लांट्स के पास ऑलरेडी बहुत अमाउंट में वाटर है, तो ये क्या करेगा, प्रोमोट करेगा ट्रांसपायरेशन को, इसलिए इसके स्टोमेटा का फेस भी किधर होता है, टुवर्ड्स एटमोसफेयर। फिर क्यूटिकल इसमें एब्सेंट होती है और उसमें एरेन्काइमा टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये हैं हाइड्रोफाइट्स के कुछ एडेप्टेशंस। इसकी अगर मैं एग्जांपल देखें तो हाइड्रिला लिली प्लांट, तो ये इसकी क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं। आगे आ गया मीजोफाइट। मीजोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो कि मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी इनको मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है। इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, वेरी करती रहती हैं, यानी समटाइम्स सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होता है, समटाइम जो है वो वाटर इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। जब उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, फिर ये क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा ओपन रखते हैं ताकि पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो पानी ट्रांसपायर होता रहे, पानी की लॉस को प्रमोट करते हैं ये। और अगर कंडीशन यही उलट हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, तो उसमें क्या होता है, ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, यानी पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो स्टोमेटा क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे।
इसके अलावा इसमें हाईली डिवेल्प रूट सिस्टम होता है, क्यूटिकल इसमें प्रेजेंट होता है, और इसका स्टोमेटा जो है जैसे ये बिल्कुल टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, इसके बरक्स लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। तो ये मीजोफाइट्स यानी कि जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, जैसे रोज प्लांट देख लें, मैंगो प्लांट देख लें, ब्रेसिका देख लें, तो ये क्या है, ये मीजोफाइट्स प्लांट है। फिर थर्ड टाइप आ जाती है जीरोफाइट्स की। जीरोफाइट्स वो प्लांट हैं जो कि ड्राई हैबिटेट में ग्रो करते हैं, यानी कि इनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या तो बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है या तो बिल्कुल होता ही नहीं है। तो इन प्लांट्स ने ऐसी क्या एडेप्टेशंस की हैं कि ये अपना थर्मो रेगुलेशन का जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से करते हैं। तो जीरोफाइट्स में क्या है, इनकी ड्राई हैबिटेट है, इनके लीव्स क्या है, स्मॉल थिक लीव्स प्रेजेंट होते हैं या तो फिर स्पाइन्स होते हैं, यानी कि कांटेदार जिसको हम कहते हैं लीव्स। क्यूटिकल इसकी बहुत ज़्यादा थिक और वैक्सी होती है। इसके स्टोमेटा जो है वो संकन स्टोमेटा, डिप्रेस स्टोमेटा, धंसे हुए स्टोमेटा होते हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो, क्योंकि वाटर अवेलेबल पहले ही नहीं है तो जो वाटर अवेलेबल है वो भी लॉस ना हो। शेडिंग ऑफ लीव्स, जब ये जीरोफाइट्स देखते हैं कि वाटर अवेलेबल नहीं है तो ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। फिर स्टेम इसकी जो है वो एक सकुलेंट ऑर्गन है जो कि क्या करती है, वाटर को अपने अंदर स्टोर रखती है और उसको लॉस नहीं होने देती, और फोटोसिंथेटिक भी होती है इसकी स्टेम। इसकी एग्जांपल अगर मैं जीरोफाइट्स देखूं तो केक्टाई है, यूफोर्बिया है। तो यूं प्लांट्स ने क्या किया हुआ है, ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस प्लांट के अंदर ऐसे चलता है, तो उसमें क्लासीफाई प्लांट को कर दिया हाइड्रोफाइट्स में, मीजोफाइट्स में और जीरोफाइट्स में। तो इन प्लांट्स ने ऐसे ऐसे अपने अंदर अडेप्टेशंस की हुई हैं कि इनको इनकी वाटर अवेलेबिलिटी के लिहाज से यूं क्लासीफाई कर दिया गया है। तो ये था हमारा होमोस्टेसिस का इंट्रोडक्शन। होमोस्टेसिस में हमने ओस्मो रेगुलेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फिर ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ा है जिसमें हमने प्लांट्स की 3 क्लासेस पढ़ी हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इवन 3-4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि किसी 2 की या तीनों की या ओस्मो रेगुलेशन प्लांट बताएं या एडेप्टेशंस बता दें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। सो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।